मेरी छोटी सी एक दूध की दुकान थी। मैं रोज सुबह उठकर बड़ी मेहनत से दूध बेचा करता था। गांव का हर कोई मुझसे ही दूध खरीदा करता था, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करता था। मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था। मैं दिखने में दुबला पतला था, जिसकी वजह से कोई भी मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। अक्सर दूर दूर से बहुत सारी महिलाएं और आदमी मुझसे दूध लेने के लिए आया करते थे। उनमें से एक औरत थी जो हर रोज मुझसे दूध लेने के लिए आया करती थी, लेकिन जब सब लोग दूध लेकर चले जाते तो वह आखिर में आकर मुझसे दूध लेती और वह मुझे बड़ी ही गहरी निगाहों से देखा करती। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो चुका था। रोज वह दूर एक पेड़ के कोने पर बैठकर मुझे देखा करती और जब सब लोगों की भीड़ मेरी दुकान से ख़त्म हो जाती तो वह एक छोटा सा डब्बा लेकर मेरे पास आ जाती और कहती कि मुझे आधा लीटर दूध दे दो। और वह जब दूध लेती तो पूरा मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाती, जिसे देखकर मुझे भी बड़ी उलझन होती। मेरे दिल के जो जज्बात थे उठने लगते, मेरे दिलों की धड़कनें तेज होने लगती। उस औरत के करीब से एक खास किस्म की खुशबू आती, जिसे महसूस करते ही मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता। लेकिन मैं अपने जज्बातों पर तुरंत काबू पा लेता, क्योंकि मेरा एक 6 महीने का बच्चा भी था, जिसकी आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत पीछे हट जाता। मैं अपने बच्चे को भी दुकान पर सुलाता और वह औरत इस बात को अच्छे से जानती थी, क्योंकि गांव में हर किसी को पता था कि मेरी पत्नी की डिलीवरी के वक्त मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी किस्मत में यही था। एक दिन वह औरत मेरी दुकान में दूध लेने के लिए आई। उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। वह अचानक ही मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और मेरी आंखों ही आंखों में उसके चेहरे से शैतानी नजर आने लगी थी। उसने मेरा हाथ तुरंत पकड़ा और फिर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में ले गई और वहाँ जाकर उसने मेरे साथ, मेरा नाम हरिया है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं किशोरपुर नामक गांव में रहा करता था। वहाँ मेरी एक छोटी सी दूध की दुकान थी, जहाँ पर मैं दूध बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। मेरे घर में मेरी माँ और 2 बहनें रहा करती थी, जिनकी शादी मैंने बहुत पहले ही करवा दी थी। गरीब होने की वजह से मेरे हालात ऐसे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किताबों को हाथ भी नहीं लगा सका। जब मैं बड़ा हुआ तो बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी, क्योंकि जब मेरी उम्र 22 साल हुई तब मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने परिवार को संभाला हुआ था। गांव में हर कोई मुझे जानता था। मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लड़का था। फिर पिताजी की कमाई के कुछ पैसे पड़े थे, जिससे मैंने अपना ये दूध का कारोबार शुरू कर लिया। शुरू में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा काम काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा था। अक्सर लोग मेरी बहुत ही तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में यह बात अच्छे तरीके से फैली हुई थी कि मैं दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता। इसी वजह से झटपट मेरी दुकान का सारा दूध बिक जाया करता। मैं बचपन से ही बड़ा ही शर्मीला लड़का था। अक्सर जब भी गांव की लड़कियां मेरे करीब आती तो मैं उनसे दूरी बनाकर रहता। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरे जज्बात भी बढ़ने लगे थे। फिर मैं 1 साल तक अपने पूरे कारोबार को अच्छे से कर लिया और उसके बाद अपनी दोनों बहनों की शादी भी बड़ी सादगी के साथ मैंने कर दी। बहनों की शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां जो थी वह कम हो चुकी थी। बहनें भी अपने ससुराल में खुश थी। उनके जो पति थे वह बहुत ही नेक दिल आदमी थे। मैं जब भी शाम को वापस घर आता तो मेरी माँ मुझे अपने पास बिठाकर मेरी बहुत तारीफ़ें करती। वह अक्सर कहा करती कि पूरे गांव की औरतें यही कहा करती है कि हरिया जैसा ईमानदार लड़का आज तक हमने नहीं देखा। उसके बाद माँ ने मुझे मेरी शादी की बात की। माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुमने तो अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी है और कब तक मैं इस घर को संभालूंगी। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, कब मैं इस दुनिया से चल बसूंगी किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। ये सुनते ही मैं मायूस हो गया था। मैंने कहा, माँ तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। तभी माँ कहने लगी, देखो हरिया बेटा, तुम्हारी भी उम्र हो रही है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त रहते किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो, ताकि शादी के बाद वह लड़की इस घर को अच्छे से संभाल सके। उसे मैं भी घर के तौर तरीके बता सकती हूँ। माँ की बात सुनते ही मैंने कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप वह करें। अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मैं राजी हूँ। जिसे सुनते ही माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। माँ तुरंत बगल वाली आंटी के पास गई। उन्होंने ये खबर पूरे गांव में फैला दी कि हरिया के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश की जा रही है।
मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैं दिखने में भी हैंडसम था और कामकाज भी अच्छा कर लेता था और मैं एक ईमानदार लड़का भी था। इसी वजह से गांव का हर कोई आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था। लेकिन जब माँ ने दूसरे दिन मुझे कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाई तो मुझे उनमें से कोई भी लड़की अपने लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और साथ ही साथ माँ को भी। इसी वजह से हमने कुछ दिन पंडित जी को बुलाकर अच्छे से लड़कियों की तस्वीरें देखी। काफ़ी छानबीन करने के बाद मुझे एक लड़की पसंद आई थी। माँ को भी वह लड़की अच्छी लगी। वह देखने में सीधी सादी लग रही थी। मैंने तुरंत माँ को कहा कि माँ, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। माँ ने पंडित जी से बात करके दूसरे दिन उनके घर शादी के लिए रिश्ता भेज दिया। जब दूसरे दिन मैं और माँ उस लड़की के घर गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारा स्वागत किया। काफ़ी सारे पकवान भी बनाए और साथ ही साथ वह लड़की भी थी, सामने सोफे पर गर्दन झुकाए बैठी हुई। लड़की के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से खुशी खुशी दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी पक्की कर दी गई। कुछ दिन के बाद बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी हो चुकी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी में हर वक्त इंसान के साथ अच्छा नहीं होता। कभी ना कभी किसी न किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है। इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं जब उस लड़की को विदा करके अपने घर लेकर आया तो आज पड़ोस के लोगों ने खूब देखकर तारीफ़ें की। माँ इस लड़की को मेरे कमरे तक पहुँचा दी। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। आज की रात का हर इंसान को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, उसी तरह दुल्हन को भी। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके बगल में आकर बैठ गया और फिर कुछ देर हम दोनों की बातचीत हुई। वह लड़की बड़ी ही शर्मीली थी। फिर धीरे से मैंने लाइट बंद कर दी और उसके बाद हम दोनों गहरी वादियों में गुम हो चुके थे। इसी तरह 4-5 घंटे बीत चुके और फिर उसके बाद हम दोनों गहरी नींद में चले गए। दूसरे दिन माँ हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी थी, जिसकी वजह से हम दोनों की आंखें तुरंत खुल चुकी थी। माँ कहने लगी, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। गांव की सब औरतें हमारे घर आकर पहले से बैठ चुकी हैं। माँ की बात सुनते ही हम दोनों तुरंत फ्रेश होने के लिए चले गए। उसके बाद हम दोनों ने नए कपड़े पहने थे। आज मेरी पत्नी और मैं हम दोनों खूब सुंदर लग रहे थे। जब मेरी पत्नी नीचे गई तो सब लोग उसे देखकर उसकी तारीफ़ें करने लगे और बहुत सारे तोहफे भी दिए। इसी तरह सारा दिन बीत चुका था। मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने के लिए बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। शाम को जब सारी रस्में करने के बाद वह फ्री हुई तो मैं तुरंत उसे अपने साथ कमरे में ले गया और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश था। इसी तरह मैं रोज़ सुबह उठकर अपनी दुकान पर दूध बेचने के लिए जाया करता। धीरे धीरे मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। अब मैं दिन रात मेहनत करता और अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखता, उसे कोई चीज़ की कमी ना आने देता। घर पर भी मेरी माँ मेरी पत्नी को कोई कमी नहीं करने देती। रोज़ ही दुकान पर अपने आने वाले बच्चे को लेकर मैं सोचा करता। फिर धीरे धीरे मेरी पत्नी का डिलीवरी वाला दिन आ चुका था। इस दिन मैं बड़ा ही बेचैन हो रहा था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे क्योंकि डिलीवरी वक्त से पहले हो रही थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा था। तभी अचानक नर्स ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नर्स मुझे आकर कहने लगी कि हमें माफ़ करिए, आपका बच्चा तो सुरक्षित इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन हम माँ को बचा ना सके। वक्त से पहले डिलीवरी हो जाने की वजह से यह परेशानी आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर को सुनते ही मैं सोच रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए। मैं बड़ी ही मुश्किल हालात में फंस चुका था। एक तरफ मुझे मेरी पत्नी का गम और दूसरी तरफ मेरे बच्चे की आने की खुशी। गांव में यह बात हर किसी को पता लग चुकी थी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे थे। सब लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब मैं इस नन्ही सी बच्ची को कैसे पालूंगा। मैं पूरे तरीके से टूट चुका था, लेकिन माँ और गांव वालों ने मुझे हिम्मत दी कि मुझे अपनी बेटी के लिए आगे का सोचना चाहिए। इसी वजह से अब मैं दिन रात अपने बच्चे की सेवा करने लगा। धीरे धीरे मेरे पास पैसे भी खर्च हो चुके थे। इसी वजह से मैंने दोबारा से दुकान शुरू कर ली। माँ अब घर पर मेरी बेटी को संभाला करती थी। मेरी बेटी का नाम हमने खुशी रखा था। इसी तरह अब मैं रोज़ ही काम किया करता। शाम को मैं तुरंत वापस घर चला जाता और अपनी बेटी को वक्त दिया करता था। कई बार माँ और गांव वालों ने मिलकर मुझे ये सलाह भी दी थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी मैं भूल नहीं सकता था और उसकी जगह मैं किसी और औरत को बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। यह बात कहकर
मैं दोबारा अपने कामों में मशरूफ़ हो चुका था। मैं जब भी रात को अपने कमरे में सोता तो मेरी माँ मेरे कमरे में आकर मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा करती, लेकिन इस बार मैं उनकी बात को इनकार कर दिया। माँ बहुत रोया करती थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह मेरी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन मैं अपनी दुकान पर दूध बेच रहा था, तभी मैंने देखा एक खूबसूरत सी लड़की बड़ी दूर से मुझे गहरी निगाहों से देख रही थी। मुझे लगा शायद वह गांव में नई नई आई है और उसे दूध की भी ज़रूरत है। जब सब लोग दूध लेकर चले गए तब वह मेरे करीब आई और कहने लगी, मुझे आधा लीटर दूध दे दीजिए। वह बार बार मुझे और मेरे बच्चे को भी देखा करती थी, क्योंकि मैं कभी कभार दुकान पर अपनी बच्ची को भी घुमाने के लिए ले आया करता था। इसी तरह ये सिलसिला भी शुरू हो चुका था। अब वह रोज़ लड़की इतनी गर्मी में आकर भी पहले खड़ी हो जाया करती, लेकिन वह दूध हमेशा आखिर में ही लिया करती थी और दूध लेने के बहाने वह मुझे काफ़ी अच्छे पैसे भी दे दिया करती थी, जिसे लेने से मैं अक्सर इनकार कर दिया करता। मैं कहा करता कि जितना दूध की कीमत है मैं उतना ही पैसा लूँगा, जिसे सुनते ही वह लड़की कुछ देर तो मायूस हो चुकी थी, फिर चुपचाप वह दूध लेकर चली गई। मुझे लगा कि शायद वह मायूस हो चुकी है। दूसरे दिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वह लड़की आई नहीं। मुझे लगा अब आज के बाद से वह बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। तीसरे दिन से उस लड़की ने फिर से आना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वह मेरी बेटी के लिए खूब सारे खिलौने लेकर आती, जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं अक्सर उसे कहा करता कि तुम आखिर हो कौन और क्यों मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन वह मुझे एक ही बात कहा करती, मुझे आपकी बेटी बहुत प्यारी लगती है। मैं जानती हूँ मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन इसके आगे मैं कुछ सवाल करता तो वह तुरंत मेरी बातों को घुमा दिया करती। मैं भी उसे कुछ नहीं कहा करता। अब रोज़ ये सिलसिला शुरू हो चुका था। हर रोज़ वह पहले तो आ जाया करती और आखिर में दूध लिया करती। एक दिन वह मेरी इतने बगल में आकर खड़ी हो गई कि मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों को झपकाने लगा। वह बार बार मेरी आंखों में देखा करती थी। उसकी आंखों में देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता। इसी तरह अब 1 महीना बीत हो चुका था। अब मुझे भी उस लड़की की आदत होने लगी थी, लेकिन कभी भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिक्र नहीं किया था। हमने एक दूसरे से बहुत बार बात भी की थी और बातों ही बातों में मुझे उस लड़की का नाम रागनी पता चला और वह दूसरे गांव से यहाँ आया करती थी। धीरे धीरे मुझे भी उस लड़की की आदत होने लगी, क्योंकि उसने मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत की थी। अक्सर वह मेरी बेटी को उठाया करती और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया करती। मेरी बेटी भी उसके साथ अच्छे से घुल मिल चुकी थी, उसे भी उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मेरी परेशानियां आगे में बढ़ने लगी थी। एक दिन वह लड़की मेरी दुकान पर नहीं आई। मैंने उसका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। मुझे लगा कि शायद वह बिज़ी होगी, इसी वजह से मैं दूसरे दिन भी उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह दूसरे दिन भी नहीं आई। मैं तीसरे दिन भी उसका इंतज़ार करता रहा और इसी तरह करते करते पूरा 1 हफ्ता भी बीत चुका था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की कहीं दूर जा चुकी है, या तो फिर उसकी शादी हो चुकी है, या फिर वह अपनी लाइफ में बिज़ी है। यही तरह के बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे। अब मेरा यह सोचकर मन भी उदास हो चुका था। फिर एक दिन मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैं उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस दिन दुकान पर मैं अकेला बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मायूस भी था। तभी पीछे से वह लड़की आई और जब उसने मुझे आवाज़ दी तो उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसे कहा कि तुम कहाँ थी इतने दिनों से। तभी वह मुझे कहने लगी कि मेरे पिताजी गांव के मुखिया है और वह मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने कई बार इनकार भी किया, लेकिन आज मैं भाग कर यहाँ पर आ चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ वह शायद हम तीनों की ज़िंदगियाँ बदल दे। तभी उस लड़की ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह लड़की मुझे कहने लगी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और साथ ही साथ वह मेरी बेटी खुशी से भी, और वह मुझसे शादी करना चाहती है। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मेरा चेहरा मुरझा चुका था। मैंने गर्दन नीचे कर ली। मेरे जवाब को वह अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन वह मेरे मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह मुझे कहने लगी, अगर आज तुमने मेरा हाथ ना थामा तो मैं कल से तुम्हारी दुकान पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी और तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। मैं तुम्हें आज रात का वक्त दे रही हूँ। फिर उसने मुझे कागज़ पर अपने घर का एड्रेस लिख कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।
अगर मैं आज वक्त पर वापस ना पहुंची तो मेरा पिता पूरे गांव में मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। और वह वापस चली गई थी। अब अंदर ही अंदर मुझे परेशानी हो रही थी। वापस मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ पहुंचा। मेरी माँ मेरी हालत को देखकर परेशान हो चुकी थी। वह बार बार मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर बेटा क्या हुआ, मुझे बता, मैं उसका हल निकालती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने तभी माँ को ये सारी बात बता दी। माँ ये सुनकर गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। वह कहने लगी, यह तो बड़ा ही कठिन मसला हो चुका है। अगर उसका पिता दूसरे गांव का मुखिया है तो वह तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटा उससे पहले मुझे तेरी बात जाननी है। क्या तू उस लड़की से मोहब्बत करता है? क्या तू उस लड़की से शादी करना भी चाहता है? जिसे सुनकर मैं फिर से चुप हो चुका था। माँ मेरी बातों को अच्छे से जानती थी। माँ कहने लगी, जो वक्त बीत चुका होता है हम उसे वापस नहीं ला सकते, और साथ ही साथ जो इंसान चला गया उसे भी हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तू अपना नहीं सोच रहा, कम से कम अपनी बेटी की खुशी का तो सोच। इसे भी एक माँ की ज़रूरत है। तू कब तक एक पिता का फ़र्ज़ निभाता रहेगा? तू कब तक अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा? अगर मैं तेरे लिए कोई और लड़की ढूंढती हूँ लेकिन तुम उसे इनकार कर देते हो, लेकिन जो तेरे चेहरे पर दिख रहा है वह आज मैं साफ अच्छे से देख पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ कि तुझे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी है। बेटा, तो इस वक्त को बिल्कुल भी गवा मत। जो होगा मैं और इस गांव के लोग मिलकर संभाल लेंगे। अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो जा, आज रात उससे शादी करके इस घर में ले आ। माँ की बातों को सुनकर मुझे एक बड़ी ही हिम्मत मिली थी। अब मैंने मन ही मन ठान भी लिया था कि मैं उस लड़की को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसी वजह से मैं तुरंत रात का इंतज़ार करने लगा था। मैं साइकिल लेकर दूसरे गांव पर चला गया था जहां उस लड़की ने अपने घर का पता लिखा था। मैं उसके घर की हवेली के सामने ही खड़ा था। वहां पर काफ़ी सिक्योरिटी लगी हुई थी। मैं उसके पीछे वाले रास्ते से जाकर खड़ा हुआ। वह लड़की खिड़की से मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों से काफ़ी आंसू बह रहे थे। उसने मुझे आता देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। हम लोग अब पूरे रात के करीब 2 बजे का इंतज़ार करने लगे थे ताकि सभी लोग गहरी नींद में सो जाएं। जब सभी पहरेदार रात के करीब 1 बजे तक गहरी नींद में सो चुके थे तो हम पूरे रात के करीब 2 बजे मैं उसे अपने साथ भगाकर अपने घर ले आया था, और वहाँ एक मंदिर में जाकर बड़ी ही सादगी के साथ मैंने शादी भी कर ली थी। मेरी माँ ने यह बात पहले ही हमारे गांव के सरपंच और मुखिया को भी कह दी थी। मैं काफ़ी ईमानदार आदमी था, इसी वजह से गांव का हर इंसान मेरी मदद भी कर रहा था, मेरा साथ भी दिया था। जब दूसरे गांव का सरपंच हमारे गांव में उस लड़की को ढूंढते हुए आया तो हमारे गांव के सरपंच ने उसे सारी कहानी भी बता दी थी। शुरू में तो लड़की का पिता काफ़ी गुस्सा भी हुआ था, और लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी और उसकी बेटी की शादी अब हो चुकी है, उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, तो इसकी वजह से अब वो निराश हो चुका था। हमारी बात को उसने खुशी खुशी मान भी लिया था। उससे बाद उसने उसे आशीर्वाद भी दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करती है, और साथ ही साथ उसने मेरी बेटी को भी माँ जैसा प्यार ही दिया है। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।